जब आवाज उठाता है तो करीब 150 सांसद को निलंबित कर दिया जाता है। क्या लगता है कि मुझे विपक्ष हंसी का आती है, वो देख के मुझे हंसी आ रही है। फ्यूचर दिख रहा है मेरे को, और फ्यूचर क्या दिख रहा है कि जो पुछल्ले नेता है ना, वो भी दौड़ाए जाएंगे, जनता दौड़ा के इनकी सुताई ना कर दे। ये मुझे हंसी आ रही है, क्योंकि जब शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बेरोजगारी देख ही रहे हो, महंगाई चरम पर, हर तरफ असुरक्षा का माहौल, आज के डेट में कानून पर किसी को भरोसा नहीं है। आप देख ही रहे हैं, इंसाफ कहाँ मांगने जाए, लोग चुपचाप से जुर्म सह रहे हैं, घर में रह रहे हैं। तो मुझे हंसी आ रही है कि अब ये नेताओं की बारी आ रही है, नेताओं की बारी बारी आएगी। है। एक सांसद 10 से 15 लाख जनता अपने साथ रखता है, उसके बाद एक भी सांसद, देखिए एक बात बताओ, जनता से नहीं है। जनता जब ईवीएम वोट दे रहा है, तो जनता का कहाँ रोल है, ये बताइए। ईवीएम दे रहा है। क्यों नहीं यार भाई, एक बात बताइए, अभी ईवीएम से टैंपरिंग रिलेटेड मामला सुप्रीम कोर्ट में आपने देखा है, नहीं देखा है, चल रहा है ना। लेकिन कहता है कि जब जब ईवीएम की बात आती है, चुनाव आयोग से सफाई मांगा जाता है, चुनाव आयोग सो जाता है। और अब तो चुनाव आयोग को चुनने की प्रक्रिया भी बदल दी गई, जिसमें पहले की प्रक्रिया में कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहते थे, और एक विपक्ष का नेता रहता था, और एक प्राइम मिनिस्टर, ये बैठ के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते थे। अब क्या होगा, अब प्रधानमंत्री होंगे, उनका एक मंत्री होगा, और विपक्ष का एक नेता होगा, ये तीनों मिलके अपना सेलेक्ट कर लेंगे। तो उसमें अकेला एक विपक्ष का नेता का वोट वैल्यू तो रहेगा नहीं। अब कैबिनेट और प्रधानमंत्री जिसकी सरकार रहेगी, उसका अगर मंत्री रहेगा साथ में, तो वो तो संख्या बल के हिसाब से पास ही करा लेगा। लेकिन केंद्र सरकार के साथ जनता तो है ना। केंद्र सरकार के साथ जनता नहीं है, जनता तो सरकार को जूता लेके ढूंढ रही है। ईवीएम पे ठीकरा ईवीएम 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 ही मेन है। अब जब हमको, देखिए मेरी बात सुनिए, अकेला मैं भारत का नागरिक नहीं हूँ जो ईवीएम पे सवाल खड़ा कर रहा हूँ। ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भी सवाल खड़ा किया है, और अभी इसी इलेक्शन के बाद पटिशन भी लगी हुई है कोर्ट में, समझे ना। तो जब हमको संदेह है, और चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है, तो हम जनता के प्रति उसने अपनी निष्पक्षता अपनी दिखानी चाहिए, नहीं दिखानी चाहिए। तो सीजेआई को कहना पड़ जा रहा है कि हमें एक ऐसा चुनाव आयोग का जरूरत है जो प्रधानमंत्री की आंखों में आंखें डाल करके सवाल करे, ये सीजेआई को कहना पड़ जा रहा है। तो बताइए कि चुनाव आयोग का विश्वसनीयता है या नहीं है। पक्ष तो ये कह रही है कि विपक्ष जो है बवाल और बखेड़ा खड़ा यार करना जानती है, पक्ष, आप वीडियो बनाना जानती है, हंसी मुझे इस बात की, मिमिक्री करना तुम जानती जिस है, लेकिन पक्ष की नाम ले रहे हो, उस पक्ष के सामने पहले अब ईवीएम का नाम ले लो तो डिपेंड करती थी। अब अगर ईवीएम का नाम ले लो तो उनको सांप सूंघ जा रहा है, बोल ही नहीं रहा है, ऐसे मौन धारण कर रहे हैं। क्यों? कहीं ना कहीं तो पता है तोते की जान उसी में अटकी पड़ी है। ईवीएम तो कांग्रेस का ही लाया हुआ है, लेकिन वीवीपैट कांग्रेस ने नहीं लाया हुआ है ना। वीवीपैट की जोड़ने की जो प्रक्रिया है, उसमें एक कनेक्टिविटी जो होती है, उसमें चिप का लोचा है। कांग्रेस अगर एक स्टेट में जीतती है तो फिर वहाँ कुछ नहीं बोलती। नहीं, मैं देखो, मैं कांग्रेसी हूँ क्या? मैं कांग्रेसी तो नहीं हूँ, आवाज मैं तो वही जनता हूँ। EVM पे उठा रही है ना, क्यों? वो भी अगर अपने हक अधिकार की बात कर रहा हूँ तो कांग्रेसी हूँ। अगर मैं जिसको वोट दे रहा हूँ, और मेरा वोट उस पार्टी को गया कि नहीं, उस कैंडिडेट को गया नहीं, वो संतुष्टि देने का काम किसका है? किसका है? सरकार का, सरकार तो तो मुझे यही कह रही संतुष्टि है चाहिए कि कि नहीं? जहाँ जीत रहे हो वहाँ ईवीएम का ठिकरा नहीं फोड़ो, जहाँ हार अरे रहे हो वहाँ यार, EVM सरकार लगा खुद, यार एक बात बताओ सरकार किस सरकार की बात है? जो एक चोर सरकार है, जो एक चोर दरवाजे से सत्ता में आई है, वोटों का, मतों का चोरी करके आई है, मैं यही मानता हूँ। सरकार तो लोगों ने चुना है ना, लोगों ने नहीं वोट चुना दे है ना, करके। मशीन ने चुना है। मशीन तो रहेगी, आप लोग ईवीएम की बात कर रहे हो, ईवीएम तो हो, रहेगा। मुझे तो अब राहत इंदौरी साहब याद आ रहे हैं कि खून से लथपथ आस्तीन जीत गई, चुनाव हार गए सब, मशीन जीत गई। बहुत बड़े ये शायर कह रहे राहत हैं। इंदौरी साहब ने कहा था। तो मशीन तो रहने वाली है, तो तो मतलब मशीन बीजेपी जब नहीं तक जाएगी। रहेगी तब तक मोदी रहेगा। अमित शाह ने कह भी दिया है कि 2047 तक तो अभी हम ही बैटिंग हाँ, तो करेंगे। करेंगे ही ना, क्योंकि उनकी तरफ जब जिसका गठबंधन चुनाव आयोग से हो जाए, वो तो 50 साल तक रहेगा ही ना। बॉलिंग कौन कर रहा है फिर? चुनाव आयोग। इंडिया अलायंस का क्या होगा जब वही लोग सत्ता में रहेंगे? बॉलिंग चुनाव आयोग कर रहा है, बैटिंग मोदी जी और मोटा भाई कर रहे हैं। लेकिन भाजपा गवर्नमेंट जो भी वादा करती है अपने वादे पे खड़े उतरती है। हाँ, राम मंदिर बनवा रही सही बात है। है। राम मंदिर
राम मंदिर मोदी जी बनवा रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट इतने 92 से राम लेके को अभी बुलाया तक है। क्या कर रहा था? गुइयाँ छिल रहा था। लेकिन कांग्रेस की सरकार ये में क्यों नहीं अंधभक्तों का मेरे को मत बताओ। अंधभक्त होते ही है, खाली टाइप टाइप कर लो अंधभक्त, तो उनका परिभाषा आपको गूगल ही बता देता है। राम जी को लाए हैं। राम जी को तुम ला सकते हो, मोदी जी ला सकते हैं। नहीं तो उंगली पकड़ के ले जा रहे हैं। हाँ? उंगली पकड़ के ले जा रहे हैं। हाँ, तो वही कह रहा हूँ कि मोदी जी ला सकते हैं। ये बताइए, अरे भगवान को इंसान नहीं ला सकता, ये भगवान इंसान को ये अपमान करता कर है। रहे हैं क्या भगवान का? कौन? मोदी मैं बिल्कुल अपमान कर रहा हूँ। लेकिन राम जन्मभूमि पे तो भव्य मंदिर तो बना है। देखिए, वहाँ पर भव्य मस्जिद भी बन रही है, जिसमें 9000 नमाजी नमाज पढ़ेंगे। और मोहल्ले की मस्जिद वीरान है, मोहल्ले की मंदिर वीरान है, और जाएंगे नमाज पढ़ने, पूजा पाठ करने अयोध्या। अबे अयोध्या नहीं, तुम मंदिर मस्जिद के बाहर जो है हमारे बच्चों को भीख मांगने का नौबत पे लाने चाह रहे हो। ये नेताओं की ये षड्यंत्र है। लक्ष्मण और ये रेखा को देखो, इस तरफ जो निकाला आदमी जा रहा है। 35 साल भीख मांगा था, वो चाह रहा है कि हमारे बच्चे भी भीख मांगे। तो क्या लगता है और ये क्या फर्जी मतलब आदमी है। मैं एक सिक्का चाय भी बेचना फर्जी, 35 साल भीख मांगना भी फर्जी, शादी भी फर्जी, विकास भी फर्जी, 15 लाख भी फर्जी, 2 करोड़ रोजगार भी फर्जी, है ना? तो ये फर्जी आदमी है। सब देश हित में कर रहे अरे हैं। यार, तुम खाया पिया करो, तुम तो देश हित में दुबले हो रहे हो भाई। ये इनको देखो बेचारे को, ये अकेला छोड़ दिया बीजेपी ने। इनके पीछे मतलब पीछे की जेब में एडवर्टाइजमेंट का पैसा नहीं आ रहा है, बेचारे सूखते चले जा रहे हैं। भाई खाया पिया करो। हाँ अच्छा सर, एक तरफ बताइए, शिक्षा के मंदिर से प्रोफेसर की तरफ निकाला जा रहा है, हाँ। दूसरी तरफ जो भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, हम्म। दोनों का विचारधारा पे क्या कहते हैं? यही कहना चाहेंगे, जब पढ़ेगा इंडिया तो सवाल करेगा इंडिया, और जब अनपढ़ रहेगा इंडिया तो घंटा बजाएगा इंडिया, अब मजार पर जाके चादर चढ़ाएगा इंडिया। यही करेगा और लेकिन क्या। आपका सवाल करने पे भी बैन हो सकता है इस तरह से ब्रॉडकास्टिंग को लेकर के कानून आने हाँ कर सकते हैं, हम जेल जाने से नहीं डरते हैं। बहुत बड़े बड़े क्रांतिकारी गए मीडिया थे। तो दूर के बाद जो बोलने वाले हैं, तुम वो जाओ डरते हैं। यार, तुमको हाँ तुम डर सकते हो भाई, वो इसलिए कि तुम मिर्जापुर में नमक रोटी दिखाते हो, तो तुम्हारी ठुकाई अलग से होती है और ठेलाई अलग से होती है। ठीक है, हम नहीं डरते हैं, हम बिल्कुल नहीं डरते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हम बनाते हैं, हमें कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाता। तो जनता से बड़ा प्रधानमंत्री कब हो गया? ये तुम ही लोग तो डरा रहे हो। जनता प्रधानमंत्री से डरेगा कि जनता से प्रधानमंत्री डरेगा? ये बताओ। अब तो आप कह रहे हो ईवीएम बना रही है और ईवीएम हटेगी नहीं, तो ईवीएम प्रधानमंत्री भी वही हटेगी। रहेगा। देखो क्या होता है, जब अति होता है ना, हम्म, तो गोटाबाया राजपक्षे और महिंद्रा राजपक्षे को मालूम है ना, अति होता है तो नहीं तो तो जब सच जनता जागती है तो क्या होता है, नेता भागता है। श्रीलंका में देखे ना आपने, जागेंगे आज नहीं तो कल। जिनके बच्चों के भविष्य लूटे जा रहे हैं, आज बताइए ना, बीटेक, एमटेक, एमसीए, बीसीए करके बच्चे आ रहे हैं, बीटेक करके, उनको रोजगार नहीं है। एमबीए किया वाला बंदा, जो कि इसके पहले मैं गारंटी दे दूंगा कि इसके पहले एमबीए की वैल्यू थी, और ये सरकार में एमबीए किया वाला बंदा 15 से 18 हजार में नौकरी कर रहा है। चलो मैं बॉम्बे में दिखाता हूँ। रोजगार है ना। ये तो तुम्हारा रोजगार हो गया, तुम बेरोजगार हो, माइक पकड़ लिए हो। यूट्यूब की नौकरी बेरोजगारी की नौकरी है, हमें पता है, हमें मत सिखाओ, हम यूट्यूबर हैं। तुम बेरोजगार हो, कम से कम अपने प्लेटफॉर्म पर जो कर रहे हो उस रोजगार का ही बात उठाते, शिक्षा का उठाते। खाली तुम कंटेंट बनाने में ये है ना, कंटेंट मत बनाओ मेरे भाई, सबका कंटेंट नहीं चलता है। जब नहीं चलेगा तो तुम भी भीख मांगोगे मंदिर के बाहर, और तुम्हारे बच्चे भी मांगेंगे। इसलिए मुद्दे की बात करो। सर एक बात बताइए, विपक्ष बोल रही है कि विपक्ष के पास ना कोई मिशन है ना कोई मुद्दा है। ये सही बिना बात। मुद्दा की बात कर रही है, हम लोग का मिशन है सनातन को जगा रहे हैं, इसका अच्छा, सनातन सोया कब था ये बताओ? हम भी सनातन को बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। वो तो कहता है वसुदेव कुटुंबकम, ये पूरा धरती धरातल एक घर है, इस पर रहने वाले लोग हमारे भाई हैं। और ये अंधभक्त बोलते हैं हम सनातनी हैं, और मुसलमान को गरियाते हैं। कहाँ से ये सनातनी हो गए बताओ? सनातन कभी किसी से देश भाव भेदभाव नहीं सिखाता है, वो तो पूरी पृथ्वी को संसार मानता है, और कहता है इस पे रहने वाले हमारे भाई बंधु हैं। तो ये अंधभक्तों को बताओ कि फिर ये जो कभी चर्च पर हमला कर देते हैं, कभी अंबेडकर पर मूर्ति तोड़ देते हैं, तो कभी मस्जिद पर कुछ फेंक देते हैं, तो ये अंधभक्तों को बताओ ना यार कि तुम सनातनी कैसे हो गए बे? सपा के नेता स्वामी अंधभक्त प्रसाद जो है ना, जाहिल होते छोटू हैं। जी, सपा के नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्होंने कहा कि हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। तो ये तो मोदी जी ने भी कहा है। मोदी जी ने भी कहा, हाँ, यूट्यूब पे ढूंढो, और ना मिले तो बोलना, दो बाप जो बोलो, मैं हारेंगे हम लोग। लेकिन फिर भी हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है। क्योंकि देखो वो क्या है, वो नशा इंजेक्शन है, नशे वाली हिंदू राष्ट्र। अबे जो हिंदू राष्ट्र की बात मांग कर रहा है ना, सबसे पहले उसे जेल में डालो देशद्रोह के केस में। क्योंकि ये देश जो है ना डेमोक्रेटिक है, और डेमोक्रेटिक संविधान भी डेमोक्रेटिक है। तो ये जो अगर मुस्लिम राष्ट्र की बात करूंगा ना, तो फटाफट अभी मेरे पे देशद्रोह लगेगा। तो ये बताओ बागेश्वर कैसे घूम रहा है खुला?
इसको जेल में क्यों नहीं डाला जा रहा है? कोई खालिस्तान की मांग करेगा तो वो भी देशद्रोही होगा। हाँ, अमृतपाल भी गया, तो ये बागेश्वर कैसे खुलेआम घूम रहा है? इसे जेल में डालो, देशद्रोही के केस में डालो इसे। कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो 80% लोग जो हिंदू हैं, अरे यार, ये पहले ऑलरेडी पहले से ही हिंदू राष्ट्र है। ये बताओ 80% लोग हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं? वो गाना तो हर लोग ने जगाया कि न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। लेकिन तुम लोग कैमरा जब से पकड़े हो तब से लोग शैतान बनते चले जा रहे। ये तुम्हारी गलती है भाई, कहा जा रहा क्या है कि अंधभक्त तुम ही पैदा करते हो। कहा ना जहाँ-जहाँ जो अंधभक्तों की उत्पत्ति 2014 में तुम्हारे वजह से हुई ये है। भी कहा जा रहा है जहाँ-जहाँ जो भव्य मंदिर होता है वहाँ जो उसका विकास अरे यार, कभी भव्य मंदिर की बात इन इन मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये जो सत्ता में बैठे हैं, इनसे पूछो कि भव्य मंदिर बना के और तुम हमारे बच्चों को पढ़ा लिखा करके उनकी मंदिरों की सीढ़ियों पर, और ये देखो अयोध्या में मस्जिद भी बन रहा है जिसमें 9,000 नमाज पढ़ेंगे। इन मस्जिद मंदिर की सीढ़ियों पर हमें भीख का कटोरा देंगे? ये फर्जी आदमी है, भिखारी आदमी है। 35 साल भीख मांगा और डंके की चोट पर बोलता है। इस बेशरम को शर्म आना चाहिए कि 35 साल तूने भीख मांगा था तो हमारे बच्चों से भी भीख मंगवाएगा क्या? 15 लाख का इंतजार कीजिए ना। अरे 15 लाख नहीं आप अंधभक्तों को मैं यही तो समझाऊंगा। अबे अंधभक्तों, ज्यादा टाइम अंगूठा चूसने से दूध नहीं निकलता। अच्छे दिन और 15 लाख के नाम पर हमें चूना लगा दिया गया है। मैं तो यही कहूंगा। किसने लगाया चुनाव? मोदी जी तो सबको अरे यार, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं। राम मंदिर से रोजगार मेरे मिलेगा, बात एक बात, लोगों को मंदिर में पूजा करने का गुजरात से मौका आए मिलेगा। 2 ठग, और दोनों ठगों ने ना देश को पूरा ठग दिया है। क्या नहीं बेचा? देश का इंस्टीट्यूशन बेचना तुम उसको विकास मानते हो? ये बताओ, इंस्टीट्यूशन प्राइवेटाइजेशन को विकास मानते हो? अब मैं आपको एक बात बताऊं, इंस्टीट्यूशन प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? इंस्टीट्यूशन प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि जब सरकारी संस्थाएं, जब कोई देश पर आपदा आता है तो कम से कम लागत में जनता तक ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा पहुंचाती हैं। ये सरकारी इंस्टीट्यूशन का काम है। और जब वही इंस्टीट्यूशन प्राइवेट को जाएगा तो कम से कम लागत में जनता से ज़्यादा पैसा कमाने सोचेगा। लेकिन प्राइवेटाइजेशन होने पर भी अंधभक्त चाली बजा रहे हैं। हाय रे अंधभक्त, डूब के मर जाओ चुल्लू भर पानी में अंधभक्त हो। लेकिन मैं तो यही कहूँगा। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय का पार्टी अरे है, जो भी काम करती है भारतीय राष्ट्रीय जनता करती है। पार्टी जो है ना, भारतीय बलात्कारी पार्टी है। अभी देखो एक बलात्कार में 25 साल के लिए अंदर गया है गौड़ राम दुलार। उसने इस नाबालिग से दुलार कर लिया, जबरदस्ती दुलार किया। बताओ, आपने भी तो कार्रवाई होगी सत्ता के खिलाफ में बोल रहे हैं। सत्ता के खिलाफ बोलना कार्रवाई कैसे हुआ? मैं सत्ता बनाता हूँ, सत्ता मुझे नहीं बनाती है। वी आर द ऑनर ऑफ दिस कंट्री, नोबडी इज आवर ऑनर। प्राइम मिनिस्टर, सीएम, पीएम, कमिश्नर, डीएम, नोबडी इज आवर ऑनर। ओके, ये आप जनता को बताओ। तुम लोग डराते हो जनता को, जनता से ये लोग डरते हैं। आज एक झाड़ू वाले से लेके प्राइम मिनिस्टर तक हम जनता पालते हैं। ये ना पाले ना तो आज एक एक नेताओं की इतिहास उठाओ, जो कभी मिर्ची बेचता था, कभी आलू बेचता था, कभी टमाटर बेचता था, कभी आलू के ठेले पे सोता था। आज इनके पास 100 करोड़ की संपत्ति कहाँ से आई? इनकी जांच होनी चाहिए। तो जांच हम जनता की करते हो कि क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कैसे खुशहाल है। तो तुम हम जनता क्यों डराते हो? इन लोग की जांच कराओ, इतने राज्यों चोरों में की जांच होनी चाहिए ना। इतने राज्यों में आपने भ्रमण किया और कई राज्यों में इलेक्शन हुए और यही मेरे को मिला। देखो, मैं समझ गया मैं आप क्या पूछना चाहते हैं, और मुझे यही मिला कि जनता खिलाफ है। जनता नहीं चाहती है 12 रुपए का नमक 28-30 रुपए में खरीदना, क्योंकि जनता, यही जनता है कि हम घूम के यही देखे हैं कि पहले किराने की दुकान के बाहर जो है नमक की बोरी रखी हुई होती थी और वो ताला मार के चला जाता था। आज वो नमक की बोरी उठा करके तिजोरी में रख रहा है किराने का दुकान। यही मुझे घूम घूम के दिखा। तो ये महंगाई का ही कारण है ना, कि पहले नमक को कोई ध्यान नहीं देता था, आज वो नमक को सोना बना दिया। दांडी आंदोलन क्यों किया था गांधी जी ने? देश नमक जो है नमक का रेट बढ़ने पर दांडी आंदोलन किया था ना गांधी जी ने। लेकिन आज देखिए, अंग्रेजों के चमचे सत्ता में आ गए तो पूरा डबल नमक, ट्रिपल बढ़ा दिए नमक का दाम। अच्छा, न्याय इससे ही महंगाई को आप आकलन कर सकते हैं। न्याय मार्च पे क्या सोचते हैं? पहले जो है राहुल गांधी ने देखिए, पूरा न्याय देश की नाच बात दिया, तो अब इस दूसरा देश में, मार्च। न्याय की बात इस देश के अंदर मिथ है, झूठा है, काल्पनिक है, हो गया है, समझे? तो राहुल गांधी क्या न्याय दिलाएंगे? ठीक है, राहुल गांधी को उनके लोगों ने, राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी ने जोकर बना दिया है, कांग्रेस के नेताओं ने। मैं ये मानता हूँ राहुल गांधी एक बहुत बढ़िया नेता है, लेकिन राहुल गांधी को देखना चाहिए कि देश, मैंने खुद ये ऑब्जर्व किया है कि देश के कोने कोने से कार्यकर्ता आते हैं और इनके बड़े नेता उनसे मिलते ही नहीं हैं। तो वीआईपी कल्चर अभी तक इनका गया ही नहीं है। एसी से बाहर निकलते नहीं, पैर गंदा हो जाएगा, वाइट कपड़ा गंदा हो जाएगा। तो जब तक इनकी थिंकिंग ये है तब तक क्या करेंगे? चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा करें, चाहे वो न्याय यात्रा करें,
कोई यात्रा मतलब नहीं है। सफल नहीं होगी। देखो राहुल गांधी को एक बात समझ लेना चाहिए वैसे भी कि बाइबल गीता कुरान पढ़ के लोग नहीं जागे तो तुम्हारा यात्रा से कहाँ से जागने वाले। क्या है फिर ये स्टंट है पॉलिटिक्स का? किसका? ये राहुल हाँ गांधी ये का कर रहे हैं। पॉलिटिशियन है और क्या है, और क्या हो सकता है। देखिए राहुल गांधी को मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, बहुत बढ़िया नेता है और एक सच्चा आदमी है। और सच्चा आदमी ही क्या होता है, गंजों की बस्ती में कंगा बेचता है। हम्म, सच्चा आदमी मतलब होना और गंजों की बस्ती में कंगा बेचना बराबर है। जब सभी गंजे हैं तो कंगा कौन खरीदेगा, और जब सभी झूठे हैं तो सच कौन एक्सेप्ट करेगा। आप इतना कुछ बोल रहे हैं, आपको कांग्रेस का एजेंट बता दिया जाएगा तो आप क्या करेंगे? मैं यही कहूंगा कि आप बीजेपी के एजेंट हो। मीडिया तो बीजेपी का एजेंट है कि नहीं है। चलिए हम कांग्रेस का एजेंट बन जाएंगे फॉर एग्जाम्पल, लेकिन आप तो प्रमाणित दलाल हैं। ये बताइए, इसका प्रमाण भी है कि आप जो एक फर्जी चौकीदार आके लिखता है हाथ पर, मैं चौकीदार हूँ, और तुम असल चौकीदार हो देश के, जो फर्जी चौकीदार के तलवे चाट रहे हो, तो तुम अपनी बात करो, हमें मत किसी से जोड़ो, हम जनता हैं। आखिर चौकीदारी किसकी हो रही है? चौकीदारी किसकी? अडानी अंबानी की हो रही है, और किसकी हो रही है वोट बताओ। किसे दिया जाता हाँ है? वोट अभी देखो ये सहारा का आंदोलन चल रहा है। हाँ तुम लोग क्या नैरेटिव चला रहे थे, नहीं रहे सुभद्रा श्री सहारा श्री, श्री श्री कई श्री लगा देते हो। और जो जनता जो है कुरमुरा बेच के, भाजी बेच के, जो 10 रुपया रोज, 20 रुपया रोज, 30 रुपया रोज जमा करती थी, वो किस लिए करती थी कि 6 महीना साल भर बाद अगर मकान में पतरा टूटा है तो उस पतरे को हम बनवा लेंगे। लेकिन आज स्थिति क्या हो गई, वो सहारा तो मर गया और हम सबको बेसहारा कर गया जनता को। और सोचो कि उसकी बीवी और बच्चों से वसूली नहीं हो क्या रही है। आखिर मैं अगर सत्ता में रहता तो उसकी बीवी बच्चों से वो पैसा वसूल करता, क्योंकि अब जो भी उसकी प्रॉपर्टी का सुख कौन भोगेगा, उसके बीवी बच्चे, और जो कि उसकी मैयत में भी नहीं गए। तो क्या लगता है देश में परिवर्तन की जरूरत है? परिवर्तन की बहुत जरूरत है, और इस देश में फिर महात्मा गांधी नहीं आएंगे, इस देश में फिर कोई अम्बेडकर नहीं आएंगे, तो हमें ही सच पर चलना होगा। कब तक झूठियों की बस्ती में, गंजों की बस्ती में कंगा लेके घूमे हम, ये मेरा